हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लेके आए हैं हिंदी का 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न है खंड का, प्रश्न नंबर 1 का पणिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक हैं। इसका उत्तर सी है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। खा द्विवेदी युगीन लेखक हैं, अध्यापक पूरा सिंह। इसका भी कॉपी में कैसे लिखना है वो भी सॉल्यूशन है हमारे पास। गा रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है। इसका उत्तर सही है, बी इंदुमती। फिर है घा जहाज का पक्षी रचना की विधा है। यह है उपन्यास। फिर है ये आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण प्रेम घन। कॉपी में कैसे लिखना है तो पर खंड का डालेंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे और अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले का सी था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, खा का बी है अध्यापक पूरा सिंह, और गा का बी है इंदुमती, घा का ए है उपन्यास, और अंगा का सी है बद्री नारायण प्रेम घन। इसका भी हम टेलीग्राम पे कॉपी का पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग सब्सक्राइब करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर 2 का निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह कथन है। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है डी अज्ञे जी। छायावादी युगीन हैं। सी उत्तर है जयशंकर प्रसाद। घा भारतेंद्र युगीन रचना है। यह है भारत बरहमासा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, जो कि है बी चित्राधार। कॉपी में कैसे लिखना है यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर 2 और आंसर स्टार्ट कर देंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे जी और गा का सी जयशंकर प्रसाद, घा का डी भारत बरहमासा, अंगा का बी चित्राधार। ठीक है, आप लोगों को इसी तरह सेम लिखना है, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका गद्यांश और संदर्भ कैसे लिखना है ये कॉपी में है। गद्यांश का संदर्भ सबसे पहले ऊपर संकेत मातृभूमि पर निवास के अंकुर उत्पन्न होते हैं, इस तरह संकेत हम दे देते हैं। और प्रश्न उत्तर जो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट, और यहाँ संदर्भ स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से पाठ राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपको संदर्भ में इस तरह लिख देना है। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या, लेखक जी कहते हैं जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव हुई राष्ट्रीयता की कुंजी है, अर्थात कि राष्ट्र की कोई बाहरी चीज नहीं होती है, बल्कि लोगों के बीच एकता और अपनेपन की एक आंतरिक भावना है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, अर्थात कि एक वास्तविक राष्ट्र का निर्माण तभी शुरू होता है जब लोगों में
या राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, राष्ट्र की कल्पना कब तक संभव है? पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। फिर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इतना आपको पद्यांश में गद्यांश में इतना लिख देना है, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ के महाकाव्य कामायनी पद्य खंड श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो उत्तर 2, उपयुक्त पद्यांश में श्रद्धा के अनुपम शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर, कवि ने श्रद्धा के शरीर की चमक की तुलना बिजली से की है। जिस प्रकार काले बादलों के बीच बिजली कौंधती है, उसी प्रकार नीले वस्त्रों में श्रद्धा का गोरा शरीर चमक रहा है। अगला प्रश्न, परिधान और मृदुल शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो परिधान माने होता है वस्त्र, कपड़ा, चीर, और मृदुल मीन्स होता है कोमल, नरम, नाजुक। पांचवा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कैसे करनी है? कवि कहते हैं कि श्रद्धा के नीले रंग के जो वस्त्र पहने हैं वो पूरी तरह ढके हुए नहीं हैं। उन वस्त्रों के बीच से उसके शरीर के कोमल और कुछ खुले अंग दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले बादलों के वन के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल गया है। बस इतना आपको लिख देना है, 10 नंबर आपको ये पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। तो फर्स्ट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है? ठीक इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 डालना है, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो पॉइंट है, बिंदु, वो एक बॉक्स में आपको बना देना है। और जन्म 1907 ईस्वी में, पिता श्री अनमोल द्विवेदी, जिला बलिया, स्थान छपरा, रचना अशोक के फूल और कुटज। जीवन परिचय कैसे लिखना है? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत की प्रकांड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। सन
1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूत किया। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हो गई। साहित्यिक परिचय देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे और कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला के संपादक किया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय साहित्य सांस्कृतिक की रक्षा की। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, हिंदी और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया है। इनकी जो रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपको इस तरह लिखना है। ये भी अब देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख। तो जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय। जन्म लिखेंगे 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में, स्थान काशी, पिता श्री देवी प्रसाद, भाषा खड़ी बोली। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। पिता का बोझ पड़ जाने पर ये अंदर ही अंदर टूट गए और सन 1937 ईस्वी क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्गवास हो गया। साहित्य परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। हिंदी किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। इनकी जो रचनाएं हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, चित्राधार, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, कंकाल, तितली, इरावती। तो इस तरह जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6। लाठी कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो लाठी का कथासार अपने शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? लाठी कहानी लेखिका शिवानी जी के द्वारा लिखित है, जो एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है।
बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ। किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ा। ठीक है। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है। 2 वर्ष बाद कप्तान घर लौटता है तो पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। कहानी आगे देखेंगे। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसके बचने की उम्मीद नहीं रहती है। बानो अपनी मृत्यु का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढे जाने पर उसे वह कहीं नहीं मिलती है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी को अब सब कुछ भूल चुका था। वह वैष्णवियों के दल के साथ में रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान को दिल को बेध दिया, परंतु जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। यदि पीछे लौटकर पिछड़े व्यक्ति की साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती, अर्थात वह लाठी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई, अब तो वह लाठी थी। प्रभु ही उसका एकमात्र सहारा था। यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका हमने लिखा है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 खंड काव्य सत्य की जीत द्रौपदी का चरित्र चित्रण। ठीक है एवरीवन, इस तरह हेडिंग आपको डालना है और फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। द्रौपदी सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका हैं। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखित हैं। जैसे नंबर 1 पे दिया है स्वाभिमानिनी सबला। द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी की भांति असहाय, अबला और संकोची नारी नहीं है। यह द्रौपदी तो अन्यायी अधर्मी पुरुषों से जमकर संघर्ष करने वाली है। नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे विवेकशिला। द्रौपदी पुरुषों के पीछे आंख बंद कर चलने वाली नारी नहीं है, वह विवेक से कार्य करने वाली नारी है। वह भारी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि स्वयं को हराने वाले युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। नंबर 3 ओजस्विनी। सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी ओजस्विनी है। अपना अपमान होने पर वह सिंघनी की भांति दहाड़ती है। दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है।
फिर हेडिंग डालेंगे 4 साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने की शक्ति भी है। द्रौपदी के चरित्र की श्रेष्ठता से प्रभावित धृतराष्ट्र उसकी प्रशंसा करते हैं। हेडिंग नंबर 5 डालेंगे नारी जाति का पक्षधर। सत्य की जीत की द्रौपदी आदर्श भारतीय नारी है। इसमें अपार शक्ति है, सामर्थ्य, वृद्धि, आत्मसम्मान, सत्य, धर्म, व्यवहार, कुशलता, सदाचार आदि गुण विद्यमान हैं। अपने सम्मान को ठेस लगने पर वह सभा में गरज उठती है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानी, आत्मगौरव संपन्न, सत्य और न्याय की पक्षधर, सती, साध्वी, स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। खंड खा प्रश्न संख्या 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले ऊपर खंड डालेंगे खा। प्रश्न उत्तर संख्या 8 का संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद कैसे करना है। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा देखेंगे प्रश्न खा दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कॉपी में देखते हैं। खा अनुवाद संदर्भ कैसे लिखें। यह पद्यांश श्लोक हमारे पाठ्य के संस्कृत भाग से संकलित सुभाष रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद इसका कैसे लिखना है। बिना सोचे समझे अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक बिना सोचे काम करना परम आपत्तियों का घर होता है। जो व्यक्ति सोच समझकर काम करते हैं, गुणों की लोभी संपत्तियां, धन दौलत स्वयं ही उसका वरण करती हैं, अर्थात उसके पास आती हैं। दूसरा प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। अंधे के हाथ बटेर लगाना। इसका अर्थ होता है बिना प्रयास के कोई बड़ी या मूल्य वस्तु होना। वाक्य का प्रयोग सुधीर को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, फिर उसके पिता ने उसे नया कंप्यूटर दिला दिया। यह तो वही बात हुई कि अंधे के हाथ बटेर लगाना। दूसरा प्रश्न 10 अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है। उत्तर 1 कवि का संदेश। कवि ने यह संदेश दिया है कि घर, व्यक्ति या वस्तु में कुछ विशेषता होती है जो उसे मूल्यवान बनाती हैं। दूसरा प्रश्न मुझे भ्रम होता है कि
प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार एक सामान्य पत्थर में एक कीमती हीरा छिपा हो सकता है, उसी प्रकार हर इंसान में महानता और मूल्यवान गुण छिपे होते हैं जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंशों की व्याख्या, यह पंक्ति बताती है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति अक्सर गहरे भावनात्मक अनुभवों, विशेषकर पीड़ा पर आधारित होती है, जो एक महाकाव्य की तरह गहन और विस्तृत होती हैं। प्रश्न 11 का निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखें। अंश, अंश, अंश माने होता है कंधा, अंश और हिस्सा, तो इसका अंश और अंश का उत्तर बी है, कंधा और हिस्सा। फिर सेकंड, बात, वात, वात बात, इसका मतलब होता है हवा और वार्ता, हवा और वार्ता। खा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। खा, विधि, विधि मीन्स भाग्य, रीति। गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखें जिसका कहीं भी अंत ना हो। अनंत, ए। जो बूढ़ा ना हो, अमर। तो गा, अनंत, अमर। घा देखते हैं। मेरा बाल सफेद हो रहा है, वह नदी को गया। मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, वह नदी पर गया है। ये करेंगे। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे। प्रश्न संख्या 12 का हास्य अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 यहाँ पे डालेंगे रस, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब किसी व्यक्ति को देखकर वेशभूषा, विकृति, आकृति एवं भाव विभाव और संचारी भाव से जो हमारे मन में विनोद भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। खा, यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो खा हमने यमक का लिखा है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। स्पष्टीकरण, एक जो घटा है उसका मतलब है बादल और दूसरा जो घटा है उसका मतलब है कम हो गया। प्रश्न 13, अपनी गली मोहल्ले और नालियों की सफाई हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। लेकिन हमने अथवा का लिखा है। बैंक से
किसी व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, यूपी ग्रामीण बैंक सेवा शाखा जो भी है वो नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। फिर विषय आपका व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं राकेश लखनऊ का निवासी हूँ। मैं व्यवसाय कृषि बीज केंद्र का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। इस व्यवसाय को शुरू करने के मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैं आपके बैंक से 2 लाख रुपए प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने व्यवसाय की विस्तृत योजना तैयार किया है। मैं यह ऋण 2 वर्ष बाद वापस करने का विश्वास दिलाता हूँ। फिर मैंने इस आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पता आदि संलग्न की है। कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे ऋण प्राप्त करने की कृपा करें। धन्यवाद। इधर डेट डाल देंगे और इधर भवदीय नाम और पता XYZ। प्रश्न 14 लास्ट है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखें। तो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, आपको इसमें में से जो भी आता है वो आप लिखेंगे। ठीक है। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या और रूपरेखा जरूर बनाएंगे। फॉर्मेट निबंध का यही होना चाहिए, एक भी नंबर नहीं कट पाएंगे। 9 के 9 नंबर आपको मिलेंगे अगर इस तरह फॉर्मेट में आप लिखेंगे। रूपरेखा, प्रस्तावना, वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सक के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप या उपसंहार। फिर प्रस्तावना लिखेंगे। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप की है। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। विज्ञान वरदान के रूप में ये हेडिंग डालेंगे। फिर आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा साधनों से द्वारा ही संचालित हैं, जैसे प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, रिक्शा, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज आदि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सब विज्ञान के वरदान हैं। फिर अब हेडिंग डालेंगे नंबर 1, यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन समय में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कारों से दूर दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। संचार के क्षेत्र में नंबर 2, बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि
की सहायता से कोई भी समाचार तुरंत पहुंचाया जा सकता है। 3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सक के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से बचने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग एवं अचानक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ईसीजी, सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। 4. औद्योगिक के क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है। समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिसमें पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सके। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा का प्रचार में बड़ी सहायता मिली। कंप्यूटर के विकास ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। विज्ञान अभिशाप के रूप में जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरे से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत एक मामूली झटका ही व्यक्ति की जीवन समाप्त कर सकता है। विज्ञान ने तरह तरह के वाहन के तीव्र गति में से आपस में टक्कर से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति सड़क पर ही जान गंवा देते हैं। अधिक सुख सुविधा के कारण मनुष्य आलसी होता जा रहा है, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मानव को सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट गई है। उपसंहार: विज्ञान सचमुच तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं है, इसके उपयोगकर्ता का है। विज्ञान मानव के आगे असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिसमें मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भूखमारी, महामारी आदि हैं, किंतु यह भी तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना होगा कि विज्ञान को वरदान रहने दें या अभिशाप बना दें। तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, जो कि ये कुल 9 नंबर में आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो भेज दें, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें। अगर आप इस तरह फॉर्मेट में और अच्छे से पेपर लिखेंगे तो आपको 90+, 92, 95 नंबर मिल सकते हैं। तो
वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो अपलोड किया है पीडीएफ कॉपी की वो आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर लेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और शेयर कर देंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।